हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारता डायमेंशन। मैं एडवोकेट जीजी सिंह। इस कोर्स में फाउंडेशन कोर्स फॉर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत ही हॉट टॉपिक को डिस्कस करूंगा और वो है रिजर्वेशन का टॉपिक। आर्टिकल 16 आज मैं कवर करूंगा। आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट्स के अंडर पार्ट 3 में ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल हमें अपॉर्चुनिटी देता है फॉर पब्लिक इन रिलेशन टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मीन्स एवरी सिटीजन ऑल आर हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इन रिलेशन टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो वर्ड है इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये वर्ड कहीं ना कहीं लिया गया है प्रीएम्बल से, और दोनों के बीच में बहुत जो दोनों का रिलेशन है ना, बहुत गहरा रिलेशन। आप दोनों को जब जोड़ के अंडरस्टैंड करेंगे तो इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ जाएंगे कि ये टर्म क्यों यूज़ किया गया। यहाँ पे ये टर्म क्यों नहीं यूज़ किया गया कि सबको इक्वल राइट है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे बोला गया कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये कोई फंड, अगर मैं बोलूं कि अगर किसी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब लेने की कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट किस चीज़ की है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की फंडामेंटल राइट है। अगर आप में वो क्वालिटी है, वो क्वालिफिकेशन है, तो फिर वो जो गवर्नमेंट जॉब है आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी उसको ग्रैब करने की। जब मैंने प्रीएम्बल डिस्कस किया था तो आपको याद होगा कि मैंने इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मैंने ये टर्म प्रीएम्बल का टर्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और वहाँ पे मैंने बताया था कि ये टर्म प्रीएम्बल में क्यों ऐड किया गया था, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्यों डाली गई थी या इक्वालिटी ऑफ स्टेटस क्यों डाली गई थी। ये सेम चीज़ यहाँ रिपीट हो रहा है आर्टिकल 16 में, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये क्लियरिफाई करता है कि हमारा जो सोशलिज्म है वो कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है, ये एक इंडियन सोशलिज्म है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। जो कम्युनिस्ट हैं, अगर चाइना या रशिया, जो रशिया तो अब डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, चाइना, क्यूबा, 2-3 कंट्रीज ही बचे हैं जो कि कम्युनिस्ट हैं, अदरवाइज पूरी दुनिया ऑलमोस्ट डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये शो करता है कि हमारे पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है गवर्नमेंट जॉब लेने की, हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब लेने की। अब यहां पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन है कि अगर मैं ये सेम चीज को रिलेट करूं आर्टिकल 14 से, क्योंकि आर्टिकल 14 में बोला गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों टर्म को मैंने बड़े अच्छे से आर्टिकल 14 में डिफाइन किया और डिस्कस किया है। अगर आपने आर्टिकल 14 का जो मेरा सेशन है वो अगर आपने नहीं देखा है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो आप इसी चैनल पे जो प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल वो वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 16, इवन आर्टिकल 14, 15 और 16, ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं ना, ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप आइसोलेशन में किसी भी आर्टिकल को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। ये तीनों आर्टिकल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको तीनों आर्टिकल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पीछे की पहले की वीडियो ज़रूर देख लें। अब आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 में ये फंडामेंटल राइट का सेक्शन है। जो क्लॉज 1 है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं। आर्टिकल 14 में बोला गया था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि हम कोई भी राइट के लिए सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, लोगों को एक सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि
एक पर्टिकुलर सेक्शन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, एक दूसरे पर्टिकुलर सेक्शन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, और इसीलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में डाला गया कि अगर मैं वुमेन की बात करूं तो वुमेन की जो उनकी जो मेंटल ग्रोथ होती है, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है आदमी से। तो इसकी वजह से उनको एक क्लास में डाला गया है ताकि उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सके। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये रीजनेबल होना चाहिए। मैं इसलिए आर्टिकल 16 में इस चीज को डील कर रहा हूं क्योंकि रिजर्वेशन जब दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर मैं कास्ट की बात करूं, शेड्यूल कास्ट की बात करूं, या अदर बैकवर्ड क्लास की बात करूं, वुमेन की बात करूं, चिल्ड्रन, तो यहाँ क्या क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। अब ये क्लासिफिकेशन जो है ये बिल्कुल रीजनेबल होना चाहिए। इसका मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पांडुरंगा जजमेंट है। इस जजमेंट में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एक नोटिफिकेशन, वहाँ की जो हाई कोर्ट है, कंसर्न हाई कोर्ट, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के पास पावर होती है डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करने की। तो उस नोटिफिकेशन में हाई कोर्ट ने क्या बोला कि जितने भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं सिर्फ वही उसमें अपीयर हो सकते हैं उस एग्जामिनेशन में, उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई। हाई कोर्ट का ये जो नोटिफिकेशन है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आपने क्लासिफिकेशन किया कि एडवोकेट हु इज प्रैक्टिसिंग इन द हाई कोर्ट वही सिर्फ अपीयर हो सकते हैं, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है। क्योंकि एडवोकेट चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ही मेंबर हैं। और जितने भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, बट नॉट फ्रॉम द जो आंध्र प्रदेश के ही सिर्फ एडवोकेट नहीं, इवन जो दूसरे स्टेट के एडवोकेट है वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर एडवोकेट्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल नहीं है। तो अगर रिजर्वेशन या किसी भी कोई स्पेशल प्रोविजन या कोई स्पेशल बेनिफिट्स देने के लिए कोई क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, और बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है कि कभी ऑफ कोर्स उनके वोट बैंक के लिए वो चीज़ें करते हैं। अभी जस्ट रिसेंट का एक मैं रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई थी। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने फॉर मराठा उनको रिजर्वेशन देने के लिए वहाँ पे उसको क्लासिफाई किया, मतलब जो मराठा कम्युनिटी है उसको क्लासिफाई किया कि इनको भी बैकवर्ड क्लास में इंक्लूड किया जाए। खैर यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ गई थी कि जो ये क्लासिफिकेशन होता है वो गवर्नर के द्वारा होता है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये वहाँ की गवर्नमेंट ने करा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने करा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्लासिफिकेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट नहीं करेगी ये क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये पावर पार्लियामेंट के पास है ये क्लासिफाई करने की, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं। तो ये खैर टेक्निकल ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दी। आगे देखते हैं क्या होता है, इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी मैं उस डेवलपमेंट के साथ आऊँगा आपके साथ, और मैं इस केस को, मराठा केस को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। चूँकि ये इस केस को डिस्कस करने के लिए कुछ समय चाहिए, और अगर मैं उसको डिस्कस करने लग गया तो ये मेरा जो टॉपिक है ये सफ़र कर जाएगा। तो मैं पहले ये टॉपिक कवर कर लेता हूँ, सेपरेट वीडियो में मैं मराठा केस को ज़रूर डिस्कस करूँगा। अब इसमें जो क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 में बोला गया है कि इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो वो फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज, जो एम्प्लॉयमेंट की इनिशियल स्टेज क्या होती है, सबसे पहले क्या होता है, नोटिफिकेशन आता है, या तो गवर्नर साहब का आएगा, नहीं तो हाई कोर्ट, अगर जुडिशरी से रिलेटेड है तो वो हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो गवर्नर साहब का नोटिफिकेशन आएगा अंडर आर्टिकल 309।
तो वो नोटिफिकेशन से लेके उस आदमी जो एम्प्लॉयमेंट में है उसकी रिटायरमेंट तक की ये जो पूरा स्टेज, जो पूरा फेज़ है ना, वो सारे जो इसमें जितने भी स्टेजेज हैं, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, या कोई भी चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में कवर होता है। मतलब उसमें जो भी चीज़ें दी जाएगी, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे सैलरी हाइक हो, या कुछ भी, वो सब इस आर्टिकल में इस आर्टिकल से गवर्न होता है। मतलब कि सारे स्टेजेस पे इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलनी चाहिए। अब एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट केस हुआ था, खास करके जो लोग, आप लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने बहुत मेहनत किया तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप कल आईएएस बनेंगे। एक केस हुआ था जगदीश चंद में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया था वो सीनियरिटी को लेकर डिसीजन दिया था। सीनियरिटी को लेकर डिसीजन ये दिया था कि सपोज कोई आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर आज बनता है थ्रू दिस यूपीएससी, डायरेक्ट उसकी अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन अगर किसी स्टेट में जो वहाँ की स्टेट सर्विस कमीशन है उससे अगर कोई क्वालिफाई हो के डीएसपी बनता है या कोई दूसरे रैंक पे अपॉइंट होता है और उसके बाद वो प्रमोट हो के आईएएस बन जाता है या फिर आईपीएस बन जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, स्टेट्स में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहता है, अगर वो एसपी बन जाता है और कोई डायरेक्ट एसपी बनता है, तो उन दोनों में सीनियरिटी की बात को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, जगदीश चंद केस में डिसीजन दिया था कि ये डीएसपी साहब है और डीएसपी से ये एसपी बनता है और यहाँ पे एक डायरेक्ट एसपी बन जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहाँ पे क्वेश्चन ये आया था कि जब नोटिफिकेशन होता है, जब यूपीएससी के लिए नोटिफिकेशन आता है गैजेट में, और उसके बाद नोटिफिकेशन मतलब एडवर्टीजमेंट, और उसके बाद आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और उसके बाद एग्जामिनेशन देते हैं। एग्जामिनेशन के स्टेजेस हैं, प्रीलिम, मेंस, फिर इंटरव्यू, और उसके बाद फिर ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद फिर अपॉइंटमेंट होती है। अब यहाँ पे सीनियरिटी को लेके क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि यूपीएससी के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी बने थे, वो अपने आप को कह रहे थे कि मैं सीनियर हूँ जो डीएसपी से एसपी बने हैं उसके तुलना में, क्योंकि जब इनका एडवर्टीजमेंट आया था, अगर मान ले कि एडवर्टीजमेंट इनका आज को ही मान ले, और इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी, ये डीएसपी से एसपी बने थे, ये इस एडवर्टीजमेंट के बाद बने थे। ये डीएसपी से एसपी एडवर्टीजमेंट के आने के बाद बने थे, और जब ये एसपी बने थे उसके बाद इनकी सिलेक्शन हो गई थी, और सिलेक्शन होने के बाद ये फिर ट्रेनिंग गए थे, ट्रेनिंग किया था, और उसके बाद वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गए थे। और उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं इनसे सीनियर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये नोटिफिकेशन की बात तो छोड़ दो, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर अपॉइंटमेंट भी हो जाती है और अपॉइंटमेंट के बाद, मैं यूपीएससी जो डायरेक्ट एसपी बनते हैं मैं उनकी बात कह रहा हूं, और उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, और जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो कोई अगर स्टेट में डीएसपी से एसपी बन जाता है और जो डायरेक्ट एसपी बना वो ट्रेनिंग के बाद आके फिर एसपी बनता है, तो भी वो जूनियर होगा उस प्रमोटेड एसपी से। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लियरली बोला कि जिस डेट पे आप उस पोस्ट के लिए अपॉइंट होते हैं वही डेट आपकी मानी जाएगी अपॉइंटमेंट फॉर दैट पोस्ट, और उसी के बेसिस पे सीनियरिटी डिसाइड किया जाएगा। मतलब कि अगर यूपीएससी कोई डायरेक्ट क्लियर करता है और एसपी बनता है तो वो ट्रेनिंग जाएगा, ट्रेनिंग के बाद जब वो एज ए एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नॉर्मली असिस्टेंट अपॉइंट किए जाते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेकिन बाद में जिस दिन वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पोस्ट पे वो अपॉइंट होंगे उस दिन से उनकी सीनियरिटी काउंट होगी उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अगर उससे पहले कोई डीएसपी से प्रमोट होकर अगर एसपी बन जाता है तो वो सीनियर होगा, ना कि वो जो डायरेक्ट एसपी बना है वो सीनियर होगा। ये केस मैंने आपसे डिस्कस किया क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है।
कल अगर आप एसपी या आईएएस बनेंगे तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सीनियरिटी कैसे डिसाइड किया जाता है। उसके बाद क्लॉज सेकंड में जो टर्म यूज किए गए हैं वो नॉट एग्जैक्टली जो टर्म आर्टिकल 15 में यूज किए गए हैं वही सारे टर्म इसमें भी यूज किए गए हैं आर्टिकल 16 के क्लॉज सेकंड में। इसमें क्लॉज क्या है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये सेम टर्म यूज किया गया है आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में। वहाँ पे इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन को लेके यूज़ किया गया। यहाँ पे जो ये टर्म यूज़ किया गया इन रिलेशन टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब स्टेट जहाँ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात होगी वहाँ स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। क्लियर? बट इन दिस आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फाउंडिंग फादर है ने इसमें 2 टर्म उन्होंने ऐड किया है। वो 2 टर्म क्या ऐड किया है? पहला टर्म है रेसिडेंस और दूसरा टर्म है डिसेंट। डिसेंट मतलब वंशवाद। वंश को यहाँ पे उस ग्राउंड पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। रेसिडेंस तो मैं क्लॉज 3 में भी डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं वंशवाद जो डिसेंट है मैं उसको डिस्कस करता हूँ। ये जो टर्म है वो इंक्लूड करने का जो कारण है वो ये है कि हमारे फाउंडिंग फादर ने जस्ट टू रिमूव नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद को रिमूव करने के लिए जो टर्म डिसेंट है उस चीज़ को इंक्लूड किया इस क्लॉज में, क्लॉज सेकेंड ऑफ आर्टिकल 16। क्योंकि पहले कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्या होता था कि लोग प्रेफरेंस जो देते थे ना वो अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स को प्रेफरेंस देते थे किसी भी पोस्ट में अपॉइंटमेंट के लिए जहां उनको मौका मिलता था। अब यहाँ गवर्नमेंट को ये कॉन्स्टिट्यूशन से ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो डीपीएसपी में है, लेकिन आप समझिए कि हमारे पास ये राइट है कि गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ वंश या वंशवाद। उसके बाद जो दूसरा टर्म इसमें ऐड किया गया वो है रेसिडेंस को लेके। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस कि भाई अगर महाराष्ट्र में कोई वैकेंसी आ रही है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठियों के लिए वो वैकेंसी होगी, उसमें दूसरे स्टेट, अदर स्टेट्स के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ पे अपॉइंटमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया। लेकिन क्लॉज 3 में वहाँ पे हमारे फाउंडिंग फादर ने एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि इन केस अगर स्टेट को लगता है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कि वहाँ पे वहाँ के लोकल जो है उनकी पार्टिसिपेशन होना जरूरी है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में वहाँ के लोगों को ज़्यादा नॉलेज होती है किसी अदर स्टेट के कंपैरिजन में, तो उस कंडीशन में जो स्टेट है वो उस स्टेट के लोगों के लिए ये प्रेफरेंस दे सकती है या कुछ सीट्स रिजर्व कर सकती है कि ये वहाँ के लोकल लोगों के लिए फॉर दैट स्टेट वो सीट रिजर्व कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग केस होता है और वो केस होता है पीवी नरसिम्हा राव, हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव ने यहाँ आंध्र प्रदेश के एक नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। उस नोटिफिकेशन में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो तेलंगाना है, तब तेलंगाना डिवाइड नहीं हुआ था, तेलंगाना तो अभी डिवाइड हुआ, तब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा, एक पार्ट था। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन, एक वैकेंसी लाई थी जिसमें कि तेलंगाना के लोगों के लिए एक स्पेशल मतलब सीट आप कह लें कि उनके लिए रिजर्व कर दिया गया था कि उस पर जो इतने सीट तेलंगाना के लोगों के लिए ही होगा। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट इस चीज को इस केस में क्लियर करती है कि कोई भी स्टेट
एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए सीट तो भले ही रिजर्व कर सकती है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, लेकिन स्टेट को भी सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने क्या किया कि स्टेट में भी डिवीजन करके कि भाई इस स्टेट में इस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को ही ये बेनिफिट दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो अगर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट बुंदेलखंड के लिए एक स्पेशल प्रोविजन लेके आ जाती है कि इस जो बुंदेलखंड के लोग हैं उनको इस जॉब में एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और एक कुछ सीट उनके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा जो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि स्टेट के लिए तो सीट या स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है, लेकिन स्टेट को फिर सब डिवाइड करके उसमें फिर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं डाली जा सकती है। अब इसके बाद मैं क्लॉज 4 डिस्कस करूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है, और यहाँ से जो रिजर्वेशन की बातें हैं वो शुरू होती है। और ये क्लॉज में डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो क्लॉज 4 है 16 का, वो ओरिजिनली हमारे फाउंडिंग फादर ने डाला था। जो हमने 15 में क्लॉज 4 डिस्कस किया था स्पेशल प्रोविजन के लिए, जो उसमें नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, वो जो है वो आफ्टर अमेंडमेंट ऐड किया गया था वो क्लॉज। अब यहाँ पे जो क्लॉज 4 है ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, मतलब कि एक्चुअल जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी और रिजर्वेशन की जो प्रोविज़न है वो शुरू होता है यहीं से। ओरिजिनली क्लॉज 4 से शुरू होता है। और इस क्लॉज में जो टर्म यूज़ किया गया है, ऑल्दो ये जो टर्म है सिमिलर टाइप ऑफ टर्म यूज़ किया गया है, जो 15(4) में जो टर्म यूज़ किए गए हैं वही टर्म इसमें यूज़ किया, लेकिन कुछ डिफरेंस है। वो आप जब दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो इसकी बड़ी अच्छी क्लियरिटी आपको आ जाएगी कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इसमें जो डिफरेंस है पहले मैं बताता हूँ कि इसमें है क्या। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लास। इस क्लॉज में सिर्फ बैकवर्ड क्लास यूज किया गया है, ना कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास यूज किया गया है। लेकिन जब आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 पढ़ेंगे तो वहां पे ऐड किया गया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पे जो भी सिर्फ बैकवर्ड क्लास यूज़ किया गया है और जो भी समाज के पिछड़े लोग हैं उनके लिए जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है स्टेट। एक्चुअली यहाँ पे हमारे फाउंडिंग फादर का जो इंटेंशन था वो ये था कि जो भी बैकवर्ड क्लास है, जो भी पिछड़े लोग हैं, जाति से पिछड़े हों या फिर अपनी स्थिति से पिछड़े हों या और किसी दूसरी वजह से पिछड़े हों, वो उन्होंने सबको इंक्लूड कर लिया था इस क्लॉज में, आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में, ताकि उनको आगे बढ़ाने के लिए जो स्टेट है कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए और फिर वो लोग आगे आए और कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे देश में बने और उसके बाद पूरा देश आगे बढ़ेगा, पूरा देश डेवलप करेगा और उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा इस देश के सभी वर्गों के लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन इसके बाद इस क्लॉज में जो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, एक जो इंपॉर्टेंट केस होता है वो केस होता है देवदासन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये 5 जजेस बेंच, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, 5 जजेस बेंच, और जितने भी 5 जजेस बेंच के बाद जो भी बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। जो 2 जजेस की बेंच होती है उसको डिवीजन बेंच कहते हैं और जो 2 से ज़्यादा की होती है उसको लार्जर बेंच कहते हैं और जो 5 और 5 से ज़्यादा हो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मैं यहाँ चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच
की जजमेंट थी देवदासन में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि रिजर्वेशन क्लॉज 4 से दी जाती है इन रिलेशन टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर किसी पार्टिकुलर ईयर के लिए रिजर्वेशन है, जैसे 2021 के लिए रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने लाया किसी बैकवर्ड क्लास के लिए, मैं यहाँ बैकवर्ड क्लास ही यूज़ करूँगा, बाद में ये बैकवर्ड क्लास कैसे डिवाइड होता है वो मैं फिर डिस्कस करूँगा। अगर गवर्नमेंट ने किसी बैकवर्ड क्लास के लिए एक रिजर्वेशन लाती है और उस रिजर्वेशन के थ्रू जो सीटें रिज़र्व की जाती है, अगर वो सारी सीट्स फिल्ड नहीं होती है, उसमें कुछ अनफिल्ड सीट्स जो रह जाते हैं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ईयर का जो रिजर्वेशन होगा वो फ्रेश होगा, और ये जो अनफिल्ड सीट्स है वो अनफिल्ड ही रह जाएंगे वो अनफिल्ड रह जाएंगे। इस जजमेंट से पहले क्या होता था कि जो अनफिल्ड सीट होती थी वो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर हो जाती थी। सॉरी अब यस, वो मेरे गले में खड़ास आने की वजह से ये वीडियो ब्रेक हो गया। खैर, हम लोग डिस्कस कर रहे थे देवदासन केस की। देवदासन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कैरी फॉरवर्ड रूल है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन ये जो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट थी, ये फिर बाद में ओवर रूल्ड हो जाता है इंदिरा शाइनी केस में। और इंदिरा शाइनी केस आज की डेट में ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो जितने भी आज आप देख रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर जितनी भी पॉलिसीज़ बन रही हैं या जितने भी प्रोविजंस हैं, वो कहीं ना कहीं इस केस से रिलेटेड है। इंदिरा शाइनी केस, ये 9 जजेस बेंच की जजमेंट है, काफ़ी बड़ी बेंच की जजमेंट है। अब इस केस को डिस्कस करने से पहले मैं इस केस की एक थोड़ी हिस्ट्री डिस्कस कर लूँ। ये केस आया कैसे? एक्चुअली अंडर आर्टिकल 340 एक कमीशन बनाई गई थी जिसे मंडल कमीशन बोला जाता है। वो कमीशन रिपोर्ट, और ये कमीशन जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1979 में। उस समय मोरारजी देसाई साहब की गवर्नमेंट थी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। पहली बारी 1977 में गवर्नमेंट बनी थी, जनता गवर्नमेंट बनी थी, जनता दल की गवर्नमेंट बनी थी, और इसी गवर्नमेंट ने इस कमीशन को अपॉइंट किया था, जनता गवर्नमेंट ने। फिर बाद में 79 में ये गवर्नमेंट गिर जाती है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है। तो ये जो रिपोर्ट मंडल कमीशन की फाइल होती है वो फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता उस रिपोर्ट को। जब फिर से जनता गवर्नमेंट बनती है और उस समय प्राइम मिनिस्टर होते हैं 1991 में, उस समय 1990 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह। वीपी सिंह ने ये जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट होती है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एक्चुअली इसमें अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में बात किया गया, और उसको कहीं ना कहीं जो मैं स्पेशल प्रोविज़न मैंने आर्टिकल 14 में जो डिस्कस किया था ना, कि आर्टिकल 14 में डिस्कस किया था स्पेशल प्रोटेक्शन या इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड वो टर्म क्या है, या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो उसी के अंडर में, इस टर्म के अंडर में ये जो कमीशन है ये बनाया गया था कि आप जो जितने भी बैकवर्ड क्लास हैं उसके बारे में आप स्टडी करें और एक रिपोर्ट फाइल करें। तो इस रिपोर्ट में बताया गया था कि और भी बैकवर्ड क्लास हैं जिसे कि अदर बैकवर्ड क्लास में इंक्लूड किया गया, और इस अदर बैकवर्ड क्लास में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इंक्लूड नहीं किया गया। जो वो कास्ट को, उन कास्ट को इंक्लूड किया गया जो बैकवर्ड क्लास हैं, और उन बहुत सारे कास्ट को इस बैकवर्ड क्लास में इंक्लूड किया गया, और रिकमेंडेशन दी गई उनके लिए 27% रिजर्वेशन की। और इस रिपोर्ट में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को भी रिकॉग्नाइज किया गया और उसके लिए रिकमेंडेशन दी गई थी 10% रिजर्वेशन की। जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया तो सिर्फ
अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो 27% की रिजर्वेशन थी उसको तो अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन की के लिए जो रिकमेंडेशन थी वो गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में चूँकि ये गवर्नमेंट गिर जाती है वीपी सिंह की और फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो इस रिपोर्ट में जो 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास था उसको भी ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसको अप्लीकेबल बना देते हैं। इसके बाद ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को डिसाइड किया जाता है और उसमें कुछ चीज़ें डाली जाती है। सबसे पहले तो ये डिफ़ाइन किया जाता है, बैकवर्ड क्लास को डिफ़ाइन किया जाता है। जो बैकवर्ड क्लास हमारे आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में जो टर्म बैकवर्ड क्लास है वो डाला गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो बैकवर्ड क्लास है ये सिर्फ इंक्लूड करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ये बैकवर्ड क्लास इंक्लूड नहीं करता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। और इस बेसिस पे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को जो 10% की रिजर्वेशन दी गई थी उसको वॉइड करके उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद इस जजमेंट में जो मैंने देवदासन जजमेंट के बारे में बोला था, कैरी फॉरवर्ड रूल को जो वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, इस जजमेंट में इंदिरा शाइनी केस में उस जजमेंट को ओवर रूल्ड कर दिया जाता है और बोला जाता है कि कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। कंडीशन ये है कि 50%, और इस केस में 50% की लिमिटेशन डाली गई थी कि 50 जो ओवरऑल रिजर्वेशन होगा टोटल इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, जितने भी रिजर्वेशन है वो एक्सीड नहीं करने चाहिए 50% से। मतलब मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% तक ही किसी भी डिपार्टमेंट और पोस्ट में या वैकेंसी में की जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और वो जो ये जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल होगा उनके लिए भी जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड अलाउ कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये लिमिटेशन रहेगा। अगर नेक्स्ट ईयर वो कैरी फॉरवर्ड होके जाता है तो नेक्स्ट ईयर 50% को वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए 50% से। 50% से क्रॉस किसी एक्सेप्शनल ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल अगर एक्सेप्शनल कोई सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में 50% को क्रॉस किया जा सकता है। और वो सेम चीज़ अप्लाई होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मोर देन 50% रिजर्वेशन, इवन जब ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो रिजर्वेशन ये गवर्नमेंट लेकर आई है उससे पहले भी तमिलनाडु में मोर देन 50% रिजर्वेशन थी। और इस जजमेंट में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इंक्लूड किया गया वो ये कि रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट में होगी, ना कि प्रमोशन में होगी। इंदिरा शाइनी केस में ये क्लियरली हेल्ड किया गया था जजमेंट में कि प्रमोशन में ये रिजर्वेशन नहीं होगा। और इंदिरा शाइनी केस की एक जो सबसे मेरे अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंक्लूड और डिस्कस किया गया था, वो चीज़ डिस्कस किया गया था फर्दर सब डिवीजन ऑफ द कास्ट। फर्दर सब डिवीजन ऑफ द कास्ट को इसलिए डिस्कस किया गया था क्योंकि जब ये इंदिरा शाइनी केस में जजमेंट जब डिलीवर सुप्रीम कोर्ट कर रही थी तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब अम्बेडकर और जो भी जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस समय जो डिस्कशन किया था रिजर्वेशन को लेके, उस चीज़ को कोट किया इस जजमेंट में। और वो सुप्रीम कोर्ट ने कोट करते हुए उनके डिबेट्स को कोट करते हुए बोला था कि ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो अगेंस्ट इक्वालिटी नहीं है, टू अचीव इक्वालिटी है। क्योंकि जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं उन्होंने बोला था कि ये देश हमारा तभी आगे बढ़ सकता है जब समाज के सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा, अदरवाइज ये देश डेवलप
नहीं कर सकता है जब किसी एक पार्टिकुलर या कुछ पार्टिकुलर क्लास का ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन होगा। और दूसरी चीज़ जो इस डिस्कशन को कोट किया गया था वो ये कि अंबेडकर साहब ने बोला था कि ये जो रिजर्वेशन है ये हो सकता है कि पेनफुल हो किसी के लिए पेनफुल हो, लेकिन ये इस पेन को हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें है हमारे देश में एक तरह से ट्यूमर की तरह ये हमारे अंदर घुस गया है। कास्ट और कास्टिज़म और जो एक थिंकिंग है, और ख़ास करके जो कुछ लोग काफ़ी गरीब हो गए हैं ओनली बिकॉज ऑफ कास्ट, ये हमारे देश में एक ट्यूमर है। तो इस ट्यूमर को जब हम निकालेंगे तो ऑफकोर्स पेन होगा, दर्द होगा, लेकिन अब चूँकि जब ऑपरेशन होता है तो पेन तो होता है और उस पेन को बर्दाश्त करना पड़ता है अगर उस बीमारी से हमें बाहर निकलना है तो हमारे देश में भी ये एक बीमारी है। इस बीमारी से निकलने के लिए इस देश को कहीं ना कहीं पेन से रूबरू होना पड़ेगा और उसको मतलब पेन सहन करना पड़ेगा। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करते हैं। जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं उन्होंने तो इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया और एग्जीक्यूटिव को एक डायरेक्शन दिया कि अगर इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश में ये जो बीमारी है इस बीमारी को हम ख़त्म कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते हैं उस मैनर में, ताकि जो इसके रिजर्वेशन की का जो एक एम है वो अचीव हो सके। कैसे? मान लीजिए कि किसी बैकवर्ड क्लास या मैं शेड्यूल कास्ट की ही बात करता हूँ, हर स्टेट में शेड्यूल कास्ट में कम से कम मोर देन 100 कास्ट इंक्लूड होती हैं, चाहे वो ओबीसी में ही ले ले, अदर बैकवर्ड क्लास में भी मोर देन 100 कास्ट उसमें इंक्लूड की जाती हैं। अब होता क्या है कि जो 100 कास्ट हैं, अगर मैं उनको मैं ओबीसी को ही अभी फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ, अगर किसी स्टेट में 100 कास्ट हैं ओबीसी, उसमें जो टॉप मोस्ट के जो कास्ट हैं, जो टॉप के कास्ट हैं, जिनकी की जो थोड़े से फॉरवर्ड हैं, जो उसमें जो नीचे के जो कास्ट हैं उससे वो फॉरवर्ड है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो जो कास्ट है जो कि टॉप पे है, वो जो रिजर्वेशन का सारा बेनिफिट्स है ना वो टॉप वाले कास्ट लेके चले जाते हैं। और इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना गेम कैसे करती है, अगर मान लीजिए जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट उस स्टेट में है और जो चीफ मिनिस्टर जिस कास्ट से बिलोंग करता है, वो चीफ मिनिस्टर क्या करेगा कि एक पार्टिकुलर कास्ट पे फोकस करेगा जो जिस कास्ट से वो बिलोंग करता है, और जितनी भी बेनिफिट्स है ना वो कोशिश करेगा कि उस पार्टिकुलर कास्ट को ही जाएगा। वो बेनिफिट कैसे वो भिजवाता है उस अपने पार्टिकुलर कास्ट को, उस स्टेट्स में जो एनजीओज होते हैं, उस कास्ट के जो एनजीओज होते हैं, अब वो उन एनजीओज को वो प्रमोट करने लग जाता है जो एनजीओ उस पार्टिकुलर कास्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। वो उस पार्टिकुलर कास्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, तो अब वो उस एनजीओ को प्रमोट करने की वजह से उस पार्टिकुलर कास्ट और खास करके फंडिंग, उस एनजीओज को ज़्यादा वो फंडिंग करेंगे और उनकी फंडिंग रोकते नहीं है। तो अब वो जो एनजीओ है उस कास्ट पे ज़्यादा काम करने लग जाएगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में है। वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खैर ये सारे स्टेट्स में होता है, और अब वो जो एनजीओ है उस पर्टिकुलर कास्ट पे काम करने लग जाएगी और उस पर्टिकुलर कास्ट के लोग अब क्या है कि वो जो रिजर्वेशन की जो बेनिफिट्स है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करने लग जाएंगे। अगर 27% की रिजर्वेशन है, पूरी ओबीसी को 27% की रिजर्वेशन है, अब उसमें जो ऊपर के जो कास्ट है 1 या 2, वो 27 में से अगर 25% भी रिजर्वेशन का बेनिफिट्स ले लेते हैं तो बाकी के जो 99 और 98 कास्ट बचे हैं उनके पास तो रिजर्वेशन की बेनिफिट्स ही नहीं जाते हैं। अब इसका जो खामियाजा है ये पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। पूरे देश को इसलिए भुगतना पड़ रहा है क्योंकि ये जो देश है ना ये
अभी एज पर द स्टेटमेंट गिवन बाय बाबा साहब अम्बेडकर की ऑपरेशन हो रहा है देश का, तो इस ट्यूमर को निकालने के लिए, तो ये ट्यूमर तो कभी निकलेगा ही नहीं, ये ऑपरेशन तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो उनकी जो एक एम है कि एक इक्वालिटी मेंटेन की जाए, वो इक्वालिटी आपको अगर इस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी को हम अडॉप्ट करते चले तो क्या ये इक्वालिटी कभी मेंटेन हो सकती है? क्या हम कभी भी इक्वालिटी को अचीव कर सकते हैं? आज 75 साल के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अगर ओबीसी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, तो उसमें एक दो कास्ट तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास वो बहुत आगे ग्रो कर गए हैं, इवन वो इतना ग्रो कर गए हैं कि इवन वो फॉरवर्ड क्लास को भी वो क्रॉस कर चुके हैं अपनी ग्रोथ में। लेकिन अब जो बचे हुए जो कास्ट हैं, क्या उनको वो बेनिफिट्स जा रहा है? नहीं जा रहा है उनको वो बेनिफिट्स। इस केस में, इंदिरा शाइनी केस में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो कास्ट है, जिसको कि आप ओबीसी कह रहे हैं या शेड्यूल कास्ट कह रहे हैं, उसको सब डिवाइड करिए। सब डिवाइड करके अगर 100 कास्ट हैं तो उसका 10 ग्रुप में उसको सब डिवाइड करिए, और जो रिजर्वेशन अगर 27% है रिजर्वेशन, तो उसको 2% सबको वो रिजर्वेशन दीजिए, ताकि जो ऊपर जो पहले ग्रुप में 10 कास्ट हैं उनको 2% रिजर्वेशन उनका तो सिक्योर हो सके। जो नीचे के 10 कास्ट हैं, 10 नीचे वाले ग्रुप में, उनको कम से कम 2%, 1.5%, 3% वो कैटेगरी गवर्नमेंट अपना डिसाइड कर सकती है। कम से कम वो जो नीचे की कैटेगरी है उसको एक रिजर्वेशन इंश्योर तो किया जा सकता है। ऐसे तो उनको रिजर्वेशन मिलता ही नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ट्रुथ बता रहा हूं। आप गांव में जाएंगे और वहां पे देखेंगे शेड्यूल कास्ट और जो ओबीसी क्लास है, उनकी स्थिति बद से बदतर है। आज भी बद से बदतर है, 75 साल के बाद भी। क्यों बद से बदतर है? क्योंकि शहर में जो लोग रह रहे हैं, जो शहर में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लोग रह रहे हैं, उनके पास एक अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो एजुकेशन ले सकते हैं और उनकी कैपेबिलिटी है वो एजुकेशन लेने की, और उसकी वजह से वो रिजर्वेशन का सारा चीज वो जो बैकवर्ड क्लास जो शहर में बैठा हुआ है, जिसके पास वो उतने रिसोर्सेज है, वो सारी चीजों को अवेल करके उस रिजर्वेशन का बेनिफिट्स ले रहा है। और यहाँ पे फिर फॉरवर्ड क्लास कहता है कि हमसे जो बेहतर कंडीशन में है, फॉरवर्ड क्लास से भी जो बेहतर कंडीशन में है, उनको एक्चुअली रिजर्वेशन का बेनिफिट्स मिल रहा है, और जो फॉरवर्ड क्लास जो कि उनकी वो कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, इवन जो बैकवर्ड क्लास है उनसे भी कंडीशन अच्छी नहीं किसी फॉरवर्ड क्लास की, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो अगर इस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी को हम अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट करते रहें, तो जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो का सपना था ना कि हम इक्वालिटी मेंटेन कर ले इस समाज में, और इस रिजर्वेशन के थ्रू एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर ले, मैं कहता हूं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही अगर वो राजनीति करते रही, भारत में कभी भी इक्वालिटी अचीव नहीं की जा सकती है। हमारे फाउंडिंग फादर का जो इंटेंशन था वो बहुत ही प्योर था और बहुत अच्छा इंटेंशन था, लेकिन अभी के पॉलिटिकल पार्टी अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से सिर्फ इस पॉलिसी को, आप कह सकते हैं कि हमारे नेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ सारी चीजें वो कर रहे हैं। खैर, मैं थोड़ा इमोशन में बह गया, लेकिन ये ट्रूथ है। अब इंदिरा शाइनी केस में ये सब सारी चीज़ें को ऐड किया गया, जो अभी जो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस किया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, सब डिवीज़न करनी चाहिए। अभी तक सब डिवीज़न कोई स्टेट नहीं की है कि कास्ट को सब डिवाइज करे। ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन था स्टेट्स को कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन, ताकि रिजर्वेशन की जो रिजर्वेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो सके। अब इसके बाद इन द ईयर 1977 एक अमेंडमेंट आता है, नहीं 77 इन द ईयर 1995 77 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 77th CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA इसको कहते हैं। इस एक्ट में ये अमेंडमेंट आया ही जस्ट टू नलिफाई द जजमेंट ऑफ इंदिरा शाइनी केस। इस जजमेंट में बोला गया कि जो प्रमोशन है उसमें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब
इस जजमेंट को चैलेंज किया गया फिर से सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अजीत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया और बोला कि ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, अगर रिजर्वेशन प्रमोशन में भी दी जाती है कोई बात नहीं, लेकिन कैचअप पॉलिसी अभी भी जनरल क्लास के पास होगा कि अगर मान ले कोई प्रमोट होके सीनियर बन जाता है तो जो अनरिजर्व्ड क्लास है, जनरल क्लास है, वो उसको कैच कर सकती है। मतलब बाद में जब एक तो रिजर्वेशन कैटेगरी से आगे प्रमोशन हो गया तो ऑफकोर्स अगर सेम पोस्ट पे कोई 2 बंदे हैं तो एक रिजर्वेशन से वो प्रमोट होकर आगे बढ़ गया, जो नीचे पीछे रह गया अनरिजर्व्ड जनरल क्लास का, वो फिर बाद में प्रमोशन लेके फिर वो कैच कर सकता है आगे जो प्रमोट हुआ, और फिर यहाँ के बाद वो आगे की प्रमोशन के लिए इक्वली लाइबल हो जाएगा। ये अजीत सिंह केस में इस चीज़ को डाला गया। लेकिन फिर बाद में अमेंडमेंट आता है 84th अमेंडमेंट। 84th अमेंडमेंट में सुप्रीम इन द सेम क्लॉज 4A जो ऐड किया गया था, इस अमेंडमेंट में ऐड किया गया, तो उसमें ये इंक्लूड किया जाता है कि जो कैचअप पॉलिसी है वो एक्सेप्ट नहीं है। इसको कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट कहते हैं कि अगर एक बार प्रमोशन हो गया तो फिर आगे की जो प्रमोशन है ना, वो फिर अब जो इफेक्टिव होगा वो ऐसा नहीं है कि कैचअप पॉलिसी फिर आगे जाके आप बराबर इक्वली आप फिर ये कैपेबल हो जाएंगे प्रमोशन के लिए। फिर द नेक्स्ट प्रमोशन, वो जो पहले प्रमोट हुआ है ना उसकी प्रमोशन पहले होगी, और जो पीछे से प्रमोट हो रहा है उसकी प्रमोशन फिर बाद में उसके अकॉर्डिंगली ही होगी। तो इस चीज़ को ये जो अमेंडमेंट है, इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि अजीत सिंह केस का जो जजमेंट था उसको वो जस्ट उसको नलीफाई कर दिया गया। उसके बाद एक्चुअली इसके पहले इस 84th अमेंडमेंट से पहले एक अमेंडमेंट आई थी 81st अमेंडमेंट। 81st CAA, और इस अमेंडमेंट में एक नया क्लॉज ऐड किया गया था और वो है 4B। 16 का में 4B ऐड किया गया था और उसमें ये डाला गया था 4B में कि nothing to prevent from the considering any, हाँ, जो इंदिरा शाइनी केस में जो 50% की कैरी फॉरवर्ड में एक जो बार लगाई गई थी 50%, जो कि कैरी फॉरवर्ड को ऑलरेडी पहले देवदासन केस में वॉइड कर दिया गया था, फिर बाद में उसको ओवर रूल्ड कर दिया गया था इंदिरा शाइनी केस में। लेकिन इंदिरा शाइनी केस में उस चीज़ को 50% की लिमिटेशन लगा दी गई थी। अब इस 4B के आने के बाद वो जो 50% की बार है वो अब बार काम नहीं करेगी जब कैरी फॉरवर्ड की बात आएगी। मतलब 50% का जो बैरियर है वो सिर्फ एप्लीकेबल होगा फ्रेश रिजर्वेशन के लिए। जो पीछे से कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर पीछे कोई अनरिजर्व सीट रह जाती है, अगर वो कैरी होता वो फिर 50% से ऊपर भी चली जाएगी। इस आर्टिकल, इस क्लॉज के ऐड होने के बाद, क्लॉज 4B के ऐड होने के बाद कैरी फॉरवर्ड पे 50% का लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसके बाद 2 क्लॉज हैं, क्लॉज 5 और क्लॉज 6, और क्लॉज 5 भी ओरिजिनल क्लॉज है। क्लॉज 6 अभी जस्ट रिसेंटली दिस गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है उसने ऐड किया है, जिसमें कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को रिकॉग्नाइज किया गया। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो उस समय इंदिरा शाइनी केस में जिस चीज़ को डिनाई किया गया था, उस चीज़ को फिर से इस क्लॉज 6 में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जो क्लॉज 5 है, क्लॉज 5 ये कहता है कि अगर किसी जॉब में किसी पोस्ट के लिए
किसी ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है जो कि जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी आप आर्मी में जाएं या फिर सीआरपीएफ या पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं तो वहाँ पे उस बैरक जो उनका जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे मंदिर हो या वहाँ पे मस्जिद हो या वहाँ पे गुरुद्वारा हो, तो उस गुरुद्वारे में या उस मस्जिद में या फिर उस नॉर्मली मस्जिद तो प्रेयर के लिए बनाई जाती है, चलिए ये रिलीजियस मैटर है। अगर मैं मंदिर की बात करूं तो वहाँ पे पुजारी होते हैं और वो जो पुजारी होते हैं वो प्राइवेट नहीं होते, वो गवर्नमेंट के पुजारी होते हैं। तो उस पुजारी के पोस्ट के लिए ऑफ कोर्स कोई रिलीजियस ही होना चाहिए, एक हिंदू कम्युनिटी से ही होना चाहिए, या फिर अगर मैं गुरुद्वारे की बात करूं तो एक पंजाबी कम्युनिटी से ही होना चाहिए। अगर आर्य समाजी की मैं बात करूं, अगर आर्य समाज का कोई मंदिर है, कोई ब्रह्म समाज का मंदिर है, तो वहाँ भी उस कम्युनिटी के लोग होने चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी जो विधि है पूजा करने की वो उन्हीं को ज़्यादा अच्छे से पता होता है और जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उससे रिलेटेड वो वही लोग पढ़े होते हैं। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट एक जो हमारा बैरियर था रिलीजन रेस कास्ट, वो बैरियर वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा इन द केस ऑफ क्लॉज 5। अगर रिलीजन के बेस पे गवर्नमेंट वैकेंसी ला सकती है जो कि एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही उसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ये आर्टिकल 16 ख़त्म होता है यहीं पे, और इन द नेक्स्ट सेशन मैं आर्टिकल 17, 18 और आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 ये सारे आर्टिकल्स को एक ही सेशन में डिस्कस करूंगा। ये सारे आर्टिकल्स को मैं एक सेशन में क्यों डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सारे आर्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा अगर मैं चारों को एक साथ अगर मैं डिस्कस कर लूँ तो एक बारी में मैं चारों आर्टिकल्स को आसानी से डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि आर्टिकल 17, 18 जो है वो एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, उधर आर्टिकल 23, 24 एबोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड एबोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है और कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट सेशन, इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं चारों आर्टिकल को इकट्ठे कवर करूँगा और उसमें एक रिलेशनशिप में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँगा कि ये इन चारों आर्टिकल्स में क्या रिलेशन है। तो अगर ये वीडियोस आप इंजॉय कर रहे हैं और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।